जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 7 मई और दोस्तों आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज 2 आर्टिकल्स हम करेंगे हिंदू में से और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में से। तो अगर हम बात करें हमारे टॉपिक्स की तो एक आर्टिकल रहेगा इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। तो ये आउटडोर वर्कर की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए अब हीट वेव है ना, कितनी गर्मी है। तो ये पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत एक प्रॉब्लमैटिक टाइम है। अब अगर हम साउथ एशिया की बात करें, यहाँ पे गरीबी भी बहुत है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, फार्म वर्क करते हैं। अब उनका क्या होगा, वो इतनी गर्मी में कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म की बात करेगी इस आर्टिकल में, उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद दोस्तों एक और आर्टिकल है जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड। ये बात करता है कैपिटल पनिशमेंट के रिगार्डिंग। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पे रीविजिटिंग डेथ पेनल्टी की बात करी गई थी। तो कैसे हम डेथ पेनल्टी को रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल पे यूज कर सकते हैं, कैसे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को हम ढूंढ सकते हैं कि जहां पे डेथ पेनल्टी को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करना पड़े, और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जो कि अगर हमने किसी को पनिशमेंट देनी है। बिकॉज जैसे हमने पहले भी बात करी थी, जो जस्टिस है, ठीक है, एक तो होता है कि रिफॉर्मेटिव और एक होता है रेट्रीब्यूटिव। तो कैसे हम अपने जस्टिस को और रिफॉर्मेटिव बना सकते हैं रादर दैन मेकिंग इट मोर रेट्रीब्यूटिव। और वैसे भी बहुत सारे देश हैं दुनिया भर में जो डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन है उन्होंने रिमूव कर दिया है। और दोस्तों एक बहुत अच्छा आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल, एथिक्स से रिलेटेड कह लीजिए, हिस्ट्री से रिलेटेड कह लीजिए, ये जयंत सिन्हा ने इंडियन एक्सप्रेस में आज लिखा है, वी आर अ धार्मिक डेमोक्रेसी। बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत असरदार बोलते हैं। तो जयंत सिन्हा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से, हजारीबाग झारखंड से। पिछली गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस में भी रह चुके थे, उन्होंने अरुण जेटली जी के साथ काम किया था। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने इस आर्टिकल में चीज़ें लिखी हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो एंड तक देखना, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था जो इंडियन एक्सप्रेस में आ जाया था। और आप सबकी पॉपुलर डिमांड पे आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर प्रीलिम्स 2022, तो ये सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आईआर, ये सब टॉपिक से पर्टिनेंट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम से ओरिएंटेड, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आप दोस्तों वेबसाइट पे विजिट करके शेड्यूल देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लेक्चर किस दिन लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इन राइजिंग हीट द क्राई ऑफ द विल्टिंग आउटडोर वर्कर। देखिए अब हीट हॉटर फ्यूचर इन साउथ एशिया की अगर हम बात करें, देखिए अभी बहुत सारी एक्सट्रीम हीट कंडीशंस। देखिए चलो अभी कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से जब से थोड़ी बारिश हुई है ना, जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई थी तो कुछ राहत आई है, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज्यादा है। दिन के टाइम तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप बाहर दोपहर के टाइम जाएंगे तो ऐसा लगता है कि मुंह पे आपकी आग चल रही है। और ये नॉर्थ इंडिया की बात करें, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली है, गुजरात है, राजस्थान है, लेकिन साउथ इंडिया में भी, पेनिनसुलर इंडिया में भी गर्मी बहुत बढ़ रही है। अब ये बहुत चिंता की बात है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली फेस द सेकंड वार्मेस्ट अप्रैल इन 72 ईयर्स। तो प्रतिदिन अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें अप्रैल में, तो अप्रैल में इतनी गर्मी हालांकि नहीं होती है, तो चलो टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ अप्रैल गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन 45-46 डिग्री टेम्परेचर बहुत कॉमन बात थी पूरे अप्रैल में। ठीक है, अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, खास करके अगर हम सेहत की बात करें, हेल्थ की बात करें या लाइवलीहुड्स की बात करें, तो चलो अगर हम लोग तो एसी में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो मजदूरी करते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या जो फार्म्स पे काम करते हैं, अब गर्मी तो उनके लिए भी है। हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमारे लिए तो नहीं, उनके लिए भी है। उनका क्या, तो जो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड माइंड यू साउथ एशिया में पॉवर्टी बहुत है, ठीक है। साउथ एशिया में ये नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका बहुत डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहां पे भी गरीबी बहुत है। तो वहां पे भी इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो लेबर इंटेंसिव काम वहां पे भी बहुत होते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो अराउंड द वर्ल्ड जो प्रेवलेंट हम देख रहे हैं, दैट सजेस्ट कि जो इंडिया में जो वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अब सिटीज में, हमारी सिटीज में एक और नया कंसेप्ट आजकल हम पढ़ते हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे, ठीक है। अब शहर भी बहुत गर्म होते हैं, कंक्रीटाइजेशन, जो कंक्रीट सड़कों के कारण कहें, हम बिल्डिंग्स के कारण कहें या मॉल्स के कारण कहें, जितने सारे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके कारण हम देखते हैं कि शहरों में भी बहुत गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पाती, पेड़ पौधे नहीं है, लोग अब पेड़ पौधों को, जंगलों को काट के वहाँ पे मॉल्स बना रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें बन रही है। चलो वो भी ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन उसके चलते गर्मी बहुत बढ़ रही है। अब ये जो इंडिया की जो प्रॉब्लम है वार्मिंग की, दैट इज the result of not only local factors but also global warming, of course, the increase of the greenhouse gas emissions, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक बहुत अच्छी लाइन है, heat waves and wildfires are unimaginable without human caused climate change। तो ये कुदरत के कारण नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल में सेंट्रल बात जो डिस्कस करी गई है कि कुदरत ने जान के यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा गर्मी नहीं जनरेट करी है। ये जो हीट वेव्स हम देख रहे हैं, वाइल्ड फायर्स देख रहे हैं, जो गर्मी बढ़ रही है, ये हमारे कारण है, ठीक है, जिसको एंथ्रोपोजेनिक भी हम कहते हैं, कि ये ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज के कारण, ह्यूमन इंड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कारण बढ़ रहा है। नाउ हाई इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें, देखिए अगर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें बिकॉज ऑफ हीट वेव्स, बिकॉज ऑफ दीज अब्रप्ट वेदर इवेंट्स, this has the potential to reach
अराउंड अबाउट 1.6 लाख करोड़ एनुअली इफ ग्लोबल वार्मिंग एक्सीड्स 2 डिग्री सेल्सियस। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट बहुत बार आ चुकी है और आईपीसीसी रिपोर्ट ने बहुत बार कहा है कि अभी आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी कि आप कोशिश कर पाएंगे कि आपका जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड ना कर पाए। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अगर हम एशियन रीजन की बात करें, ठीक है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे वर्क आउटडोर्स, तो ये बहुत वल्नरेबल है। अब वेलबींग ऑफ आउटडोर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करें या अगर हम डिलीवरी बॉयज की भी बात करें, ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी फंडामेंटली डिटर्मिन्ड कि बाय द एबिलिटी कि कैसे हम टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से कम कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज देखिए गर्मी तो बढ़ती रहेगी ना, ये तो नहीं कि आज हमने कोई स्टेप उठाया तो अगले साल गर्मी कम हो जाएगी, तो ये तो बढ़ती ही रहेगी गर्मी। आज से 20 साल पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी आज है। हर साल हम देखते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर आते रहते हैं, अप्रैल हो, मई हो, सर्दियां लेट आती हैं, बारिशें लेट आती हैं। चलो इस बार तो फोरकास्ट है कि बारिशें ठीक ठाक होंगी, अच्छी होंगी, टाइम पे आ जाएंगी। लेकिन अगेन अब ये प्रॉब्लम है, अब ये हमारी क्षमता यहाँ पे टेस्ट हो रही है, हमारी कैपेबिलिटी यहाँ पे टेस्ट हो रही है कि कितना इफेक्टिवली हम इस चीज से लड़ सकते हैं। हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस करें कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक वॉर फुटिंग पे लड़नी पड़ेगी, तभी जाके काम बनेगा, ठीक है। और क्लाइमेट मिटिगेशन अगर हम इंडिया की बात करें या डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो इतना ज्यादा स्विफ्टली या क्विकली काम नहीं करा जा रहा क्लाइमेट मिटिगेशन को लेके, बिकॉज देखिए चलो फंडिंग इश्यूज होते हैं, इतना ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ग्रीनर टेक्नोलॉजीज हैं, इसकी तरफ शिफ्ट करना इतना आसान भी नहीं है, पैसा लगता है, हमारी अपनी प्रायोरिटी है, हमारी अपनी डेवलपमेंटल नीड्स है। लेकिन डेवलप्ड देशों में पॉलिटिकल विल देखने को नहीं मिल रही है कि वो ट्रांजिशन कर सके मिटिगेशन के टूवर्ड्स। अब अडेप्टेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, अब रहना तो पड़ेगा, रिजिलियंट तो होना पड़ेगा, गर्मी तो बढ़ रही है, बारिशें हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तो गरीब मारा जाता है ना। लेकिन अब क्या करें, अब करना पड़ेगा, हमको अपना रिजिलियंट तो दिखाना पड़ेगा। चलो अगर हम एसी में बैठ जाते हैं, कूलर में बैठ जाते हैं या सर्दियों में हीटर लगा लेते हैं, हर किसी के पास वो सुविधा नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है। तो एक क्रूशियल एस्पेक्ट अडेप्टेशन का बनता है बेटर एनवायरमेंटल केयर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग, ठीक है। अब हीट वेव्स आर रूटेड, हीट वेव्स क्यों इतने बढ़ रहे हैं, बिकॉज इतना सारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इतना सारा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, देखिए एग्रीकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन का। तो बहुत जरूरी है कि हम कैसे बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं जो कि ज्यादा वाटर इंटेंसिव ना हो। बिकॉज देखिए ये बात भी हम बहुत बार कहते रहते हैं, जैसे राइस की हम बात करें तो राइस बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसके चलते देखिए पानी ऑलरेडी आने वाले कुछ सालों में पानी, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन पानी की सप्लाई कम हो जाएगी, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, जब गर्मी बढ़ती है तो पानी पीने को नहीं होता। अब देखिए बिजली का क्राइसिस हो, पानी पीने को ना हो, ये सब प्रॉब्लम्स गर्मी में आती हैं। तो एग्रीकल्चर और मोस्टली जो वाटर की नीड्स है वो कहाँ केटर होती हैं, एग्रीकल्चर के लिए केटर होती है। तो बहुत जरूरी है कि हम लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करें। बहुत बार ये बात हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे सजेशन दिया गया कि अवर्टिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको झूम कल्टिवेशन भी कहते हैं। तो ट्राइबल एरियाज में काफी ये प्रैक्टिस की जाती है। आई एम श्योर आपने ज्योग्राफी में भी ये चीज पढ़ी होगी, शिफ्टिंग कल्टिवेशन हम कहें, झूम कल्टिवेशन कहें या स्टबल बर्निंग की बात करें। दिस इज नॉट ओनली द की टू कटिंग एयर पोल्यूशन बट ऑल्सो कूलिंग टेम्परेचर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे अर्बन ग्रीन सच एज स्ट्रीट ट्रीज, गलियों में हम शहरों में अगर हम पेड़ पौधे उगा सकें, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ग्रीन रूफ्स की यहाँ पे बात हो रही है, नो दैट कैन हेल्प if not totally eliminate the heat wave, but that can help to keep the urban areas bit cooler. Now insurance schemes, ये बहुत यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे डिस्कस करी गई है। इंश्योरेंस स्कीम्स अगर हम इंश्योर कर सकें फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, वैसे तो देखिए बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं सबके लिए, लेकिन इंश्योरेंस स्कीम दैट कैन हेल्प ट्रांसफर सम ऑफ द रिस्क जो कि ये हीट वेव्स के कारण इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर वर्कर्स फेस करते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लाखों में लोग मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी में आप बाहर काम करें तो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। नाउ इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल हैजार्ड्स इज मिनिमल नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन बाकी अगर हम एशिया की बात करें वहां पे भी बहुत कम है, जहां पे लेस देन 10% ऑफ द लॉसेज आर टिपिकली कवर्ड। तो यहां पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करी गई है जो कि केटर कर सकती है हमारे कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर वर्कर्स को, ठीक है। नाउ फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस जो ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस पेमेंट्स है दे कैन बी टाइड टू द इन्वेस्टमेंट्स इन रेजिलियंस मेड एट द लोकल लेवल, यानी कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, रूरल बॉडीज की बात करें, अगर वो प्रोग्रेसिव एफर्ट्स लेके आ रहे हैं जहां पे वो क्लाइमेट मिटिगेशन के टुवर्ड्स या एफॉरेस्टेशन के टुवर्ड्स या ग्रीन फॉरेस्ट्री के टुवर्ड्स अगर कुछ एफर्ट्स ले डाउन कर रहे हैं, अपनी इकोसिस्टम को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ज्यादा फंडिंग दे सकती है, ज्यादा इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है ताकि उनको एज एन इंसेंटिव, एज ए रिवॉर्ड मिल सके, खास करके एट द लोकल लेवल जो आपकी अर्बन बॉडीज हैं। जो ज्यादातर इफेक्टेड एरियाज होते हैं, ज्यादातर वो सबसे गरीब रीजन्स होते हैं, बहुत पुअर रीजन्स होते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं वहां के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, और वहीं पे लोगों को उन्हीं एरियाज में लोगों को स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस पैकेजेस चाहिए। तो अगर हम बीमारू स्टेट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी प्रोन एरियाज है और जहां पे बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, ठीक है जी। नाउ
कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए जो प्रेडिक्शंस हैं, अब देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब हमको पता लग जाता है कि भी अब साइक्लोन आने वाला है या बारिश आने वाली है या धूप ज़्यादा होने वाली है, हीट वेव होने वाला है, सर्दी होने वाली है। तो आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फ़ोन से हमको पता लग जाता है कि बारिश कब होनी है, धूप कब निकलनी है, कब मौसम कैसा होना है, ठीक है। तो IMD भी फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेडिक्शंस देता रहता है। नाउ प्रेडिक्शंस ऑफ IMD कैन गाइड फ्यूचर सिनेरियोज, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो यूज टू डेवलप सब्सिडीज एंड इंश्योरेंस स्कीम्स। और ये जो स्कीम्स हैं, ये जो इंश्योरेंस स्कीम्स है, सब्सिडी स्कीम्स है एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, दिस कैन बी लिंक टू द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शंस। तो अगर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मिटिगेशन एफर्ट्स के लिए या ज्यादा रेजिलियंस दिखा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उनको ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग देम मोर इंश्योरेंस कवरेजेस और प्रोवाइडिंग देम मोर सब्सिडीज टू दिस टारगेटेड कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स। ठीक है जी। नाउ अब ये भी हमको पता है कि देखिए हमारे यहाँ पे हम बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, फूड सब्सिडीज, फ्यूल सब्सिडीज, लाखों करोड़ रुपए हर साल बजट में दिए जाते हैं सब्सिडीज के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ देम द प्रॉब्लम इज दे आर पोरली टारगेटेड। ठीक है, पीडीएस की हम बात करते हैं कि इतना इनएफिशिएंट और करप्ट सिस्टम है बिकॉज टारगेटिंग बेटर नहीं है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डिजिटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन टारगेटिंग जो है ऑफ द पुअर वो बहुत वीक है। तो जो प्रोविजन है ऑफ द ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस लिंक टू द बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, दिस शुड बिकम अ प्रायोरिटी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नीड ऑफ द आवर क्या है कि कैसे हम कुछ फाइनेंशियल कवर दे सकें फॉर द आउटर कवर, फॉर द आउटर वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स, और ऑल्सो कैसे हम इंकरेज कर सकते हैं कि छोटे छोटे स्केल पे हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके कम्युनिटी लेड इन्वेस्टमेंट्स हो ताकि हम रिजिलियंट हो सके टू द हीट वेव्स। तो ये जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कहाँ पे आएंगी, आपके अर्बन लोकल बॉडीज के लेवल पे या रूरल बॉडीज के लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो वो इंकरेज करना बहुत जरूरी है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए तो दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। तो दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स पास में हैं, मैं बार बार कहता रहता हूं, तो दोस्तों अगर आप कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं करी है तो किस बात की वेट कर रहे हैं। दिस इज द एप्ट मोमेंट, दिस इज द एप्ट टाइम कि आप अपने आप को प्रैक्टिस करें, अपने आप को देखें आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कौन सा एरिया आपका वीक है, पॉलिटी वीक है, आपकी इकोनॉमी वीक है, हिस्ट्री वीक है, क्या आपका वीक एरिया है, वो कैसे पता लगेगा आपको, टेस्टिंग से पता लगेगा। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे 28 टोटल टेस्ट रहेंगे। दोस्तों अभी एक स्पेशल कोड चल रहा है, कूपन चल रहा है ऑफ 50 का, जहां पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो वैसे तो ये जो टेस्ट सीरीज थी 28 टोटल टेस्ट की 4000 की थी, लेकिन अभी ये 1999 की पड़ेगी। सो आप देख लेना, अगर आपने इसको अवेल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी असिस्टेंस यहाँ पे मिलेगी। चलिए सो दोस्तों यहाँ पे अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अ न्यू ट्रैक फॉर कैपिटल पनिशमेंट इन जूरिस्प्रूडेंस। नाउ एवोल्यूशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, ठीक है। देखिए जब हमने पिछले आर्टिकल में भी बात करी थी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 1980 का जो जजमेंट थी, वहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि जो डेथ सेंटेंस है ना, दैट शुड बी एट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल। यहाँ पे ये बात स्टैब्लिश करी गई थी कि भाई डेथ सेंटेंस अगर देना है किसी अगर कोई बंदा, कोई गुनहगार है, कोई मुलजिम है भी, अगर ये बात प्रूव भी हो चुकी है कि उसने वो क्राइम किया था, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा क्रिमिनल है तो डजंट मीन कि उसके अंदर क्षमता नहीं कि वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके, या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं कि वो अपने आप को और सुधार सके, वो अच्छा नागरिक ना बन सके, वो बन सकता है। तो क्या कोई और मिटिगेटिंग हमारे पास पॉलिसीज हैं, कोई मिटिगेटिंग हमारे पास एक्शंस है जो हम ले सकते हैं कि डेथ पेनल्टी ना ही देनी पड़े सबसे एंड में? चलो बाकी वाले ऑप्शंस हम देख लेते हैं। चलो हमने सजा दे दी 7 साल की, 14 साल की, ठीक है, या उम्र कैद की सजा दे दी, लेकिन क्या डेथ पेनल्टी सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए? तो ये बात की चर्चा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस से चलते आ रही है। अब फ्रॉम टाइम टू टाइम अब ये बात बहुत इवॉल्व करी है हमारी जूरिस्प्रूडेंस में, बिकॉज बहुत सारे देश हैं जो कि इस दिशा में जा रहे हैं जहां पे कैपिटल पनिशमेंट को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, अब ये बात इंडिया में भी डिबेट ओपन है कि कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम काफी प्रोग्रेसिव बातें कर रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो कैपिटल पनिशमेंट है शायद ये हमारे कानून में से अबॉलिश हो जाएगा। लेकिन अब ओनस स्टेट के ऊपर लाई नहीं करता कंप्लीटली, जो ओनस है वो कोर्ट्स के ऊपर भी लाई करता है। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एग्जामिन्ड सेंटेंसिंग मेथोडोलॉजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मोर क्लोजली। ठीक है, तो एज सच इट इज क्लियर कि जो प्रेजेंट ट्रैजेक्टरी है ऑफ द जुडिशरी, ऑफ द जुडिशियल थिंकिंग, वो दैट नॉट ओनली वांट्स टू रीअफर्म द फंडामेंटल्स ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल, ये तो एक बात है, बट एक और नई एक सोच यहां पे पैदा करना चाहती है जुडिशरी अराउंड कैपिटल पनिशमेंट कि ठीक है वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल है कि भी आपने डेथ पेनल्टी देनी है तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के सबसे लास्ट ऑप्शन यूज करी जाए। लेकिन एक दूसरा भी पहलू यहां पे आ रहा है कि क्या एज ए लास्ट ऑप्शन भी डेथ पेनल्टी यूज करना जरूरी है क्या, है ना, ये बात सामने आ रही है। ठीक है, चलिए अब सेंटेंसिंग लैप्सेस की अगर हम बात करें, देखिए इट इज ऑल्सो इक्वली वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल दैट इन अ सेंटेंस हियरिंग जो अक्यूज्ड है, ठीक है, जो भी अक्यूज्ड है, जो भी मुलजिम है, ठीक है, जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
ही और शी मस्ट नेसेसरली बी प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके ऐसा कोई मटेरियल जो कि उसकी इनोसेंस को प्रूव कर सकता है, उसके पास वो राइट है। अब अगर किसी को हमने डेथ सेंटेंस दे दिया, लेकिन अगर उसके पास फिर भी, देखिए हमारे यहाँ पे कानून ऐसे हैं, प्रोविजन ऐसे कि फिर भी उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता है। उसको बेशक अगर फांसी की सजा दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट उसको हेयर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक वो केस जा सकता है कि भाई अगर आपके पास अभी भी कोई सबूत है, आप अपने आप को अगर प्रूफ कर सकते हो कि भाई आपने ये क्राइम नहीं करा, तो आप बताइए, हम आपकी सजा फिर ये नहीं करेंगे, आपको कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन यहां पे इट इज इनकम्बेंट अपॉन दी सेंटेंसिंग कोर्ट। तो सेंटेंसिंग कोर्ट कौन सा होता है? जो कोर्ट ये पनिशमेंट देता है, कैपिटल पनिशमेंट की, तो मान लीजिए सेशंस कोर्ट है, ठीक है। और कंफर्मिंग कोर्ट, कंफर्मिंग कोर्ट कौन सा होगा? चलो सेशन कोर्ट ने सजा दे दी कि जी आपको फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन अब जो कन्विक्ट है, जो मुलजिम है, वो जा सकता है हाई कोर्ट में भी जा सकता है, जाने को वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो सेशन कोर्ट की जजमेंट को कंफर्म कौन करेगा? जो कि सेशन कोर्ट से ऊपर कोर्ट है, तो हाई कोर्ट होगा। अब डिपेंड करता है जो बंदा है हाई कोर्ट में जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, ठीक है। तो ये इनकम्बेंट रहता है सेंटेंसिंग कोर्ट के ऊपर और कंफर्मिंग कोर्ट के ऊपर टू इंश्योर कि भी रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन का जो ऑप्शन है वो भी एक्सप्लोर किया जाए कि क्या अगर इसको डेथ पेनल्टी सुना दी गई है तो क्या दैट मीन कि ये अपने आप को सुधार नहीं सकता? क्या इसको मौका नहीं दिया जा सकता कि इसको डेथ पेनल्टी हम ना सुनाएं? ठीक है, ये अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर सकता क्या ये अपने आप को एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकता, बेशक इसने कोई ऐसा घिनौना क्राइम करा भी हो? ठीक है। नाउ कैपिटल पनिशमेंट वंस डिलीवर्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, तो ये सेंटेंसिंग कोर्ट होता है। दिस इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, स्पेसिफिकली चैप्टर 28 ऑफ द सीपीसी, टू बी कंफर्म्ड बाय द जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या रहेगा? कंफर्मिंग कोर्ट रहेगा। सेंटेंसिंग कोर्ट यानी कि लेमैन टर्म्स में जिसने सजा सुनाई है, और कंफर्मिंग कोर्ट जो कि अब अपील करेंगे हाई कोर्ट में। अब अगर उस अपील को अगर हाई कोर्ट कहे कि नहीं, हम सेशन कोर्ट की वर्डिक्ट के साथ ही जाना चाहते हैं, सेशन कोर्ट ने कहा कि डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, तो हम भी उसी वर्डिक्ट के साथ, उसी जजमेंट के साथ हम भी कंफर्म करेंगे। तो ये मैकेनिज्म हो गया सेंटेंसिंग कोर्ट का, कंफर्मिंग कोर्ट का। लेकिन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि क्या ये जो प्रोबेबिलिटी है, क्या ये जो ऑप्शन एक्सप्लोर क्या नहीं करी जा सकती क्या, कि भाई हम इंसान को एक और चांस दें, जो दोषी है उसको एक और मौका मिलना चाहिए, ठीक है। क्या ये बात एक्सप्लोर करी गई है? ये यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल खड़ा करा है। मिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है, मोफिल खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2021। इसमें यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है, स्टेट इज अंडर ड्यूटी टू प्रोक्योर एविडेंस टू एस्टैब्लिश कि भाई दैट कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जो मुलजिम है, जो जिसको सजा दी गई है, जो गुनहगार है, कि वो अपने आप को सुधार ही नहीं सकता। ऐसा प्रूफ करके बताओ, ऐसा बताओ कि भाई ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते ही नहीं कि अपने आप को रिफॉर्म ना कर सके, ठीक है। और द कोर्ट विल हैव टू हाईलाइट क्लियर एविडेंस के वाई, कि भाई अगर कन्विक्ट, अगर ये बात अगर सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर स्टैब्लिश हो जाती है कि भाई ये जो इंसान है ये अपने आप को रिफॉर्म कर ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल जाहिल है, बिल्कुल अनसिविलाइज्ड है, अपने आप को रिफॉर्म कर ही नहीं सकता, तो एक और बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कही है कि भाई ये बताइए कि वो क्यों नहीं कर सकता। तो देखिए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की यहां पे कितनी डीपली बात की जा रही है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल भी यहां पे थोड़ा फीका पड़ रहा है कि ठीक है, डेथ सेंटेंस देना ही क्यों है? अगर इंसान अपने आप को रिफॉर्म कर सकता है तो बताइए आपने वो चीजें एक्सप्लोर करी हैं, या अगर वो नहीं भी कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? तो ओनस जो है अब कोर्ट के ऊपर है, सेशन कोर्ट के ऊपर, जो यानी कि जो सेंटेंसिंग कोर्ट है और जो कंफर्मिंग कोर्ट है, दोनों के ऊपर ये ओनस लाई करता है, और स्टेट के ऊपर भी कि भी वो एविडेंस दे कि हाँ भाई ये रीजंस हैं कि ये एबीसी जो बंदा है अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर सकता, हेंस ये डेथ पेनल्टीज को दी जाए, ठीक है। लेकिन जो ओनस है, अगेन अब ओनस स्टेट के ऊपर तो लाई करता है, लेकिन द ओनस लाइज ऑन द कोर्ट्स व्हिच इंक्लूड्स द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। नाउ अब यहां पे एक केस आता है, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022। अभी रिसेंटली ये केस यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करी हैं, जहां पे अगर हम मिटिगेशन एनालिसिस की बात करें तो मिटिगेशन एनालिसिस में यानी कि भाई हम ये बातें एक्सप्लोर करेंगे भी डेथ सेंटेंस ना सुनाई जाए, ठीक है, इसको डेथ पेनल्टी ना मिले, तो और ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। तो यहां पे बात इस केस के द्वारा यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि क्या हम साइको सोशल रिपोर्ट्स ऑफ द प्रिजनर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हम जो प्रिजनर हैं, क्या अगर लगता है कि वो रिफॉर्म अपने आप को नहीं कर सकता, ठीक है, अगर लगता है कि वो अनसिविलाइज्ड है, ही इज बियॉन्ड एनी उसको फॉरगिवनेस नहीं देनी चाहिए, डेथ सेंटेंस ही अवॉर्ड करना चाहिए, तो क्या उसका वहां पे कोई एनालिसिस हुआ है, ठीक है, क्या वहां पे उसको काउंसलिंग सेशंस मिले हैं, ठीक है, क्या उसने किसी साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करा है, क्या कोई साइकियाट्रिक फैसिलिटीज हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहां इस एक्सटेंट तक सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बात करी है कि जहां पे मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस की बात आ रही है, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि डेथ सेंटेंस बिल्कुल भी ना देनी पड़े किसी भी एक्सटेंट में, कि जो हम जस्टिस की बात करते हैं वो रिफॉर्मेटिव हो, ना कि रेट्रीब्यूटिव। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटेंसिंग एंड द कंफर्मिंग कोर्ट्स अब वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इतनी सारी कंडीशंस अगर सुप्रीम कोर्ट ने ले कर दी हैं कि भी डेथ सेंटेंस का केस ना ही हमको देना पड़े, हम बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, तो अब ये जो ओनस है ये दोनों सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर लाई करता है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज अब कोर्ट्स ने एक्सप्लोर करनी है। सिर्फ एक फैसला नहीं सुना कि हाँ भी उसने क्राइम करा है तो उसको डेथ सेंटेंस मिल जानी चाहिए।
ठीक है ना, दिस विल गो डाउन टू स्ट्रेंथन द डॉक्ट्रिन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर विच वाज लेड डाउन इन द बच्चन सिंह केस। तो अगर आप इसके बारे, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट के बारे और जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज रेफर करिए एडिटोरियल एनालिसिस, ये 29 अप्रैल को जो हुआ था, ये हिंदू में आर्टिकल आया था, रीविजिटिंग डेथ पेनल्टी, तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए लास्ट आर्टिकल आज का, वी आर अ धार्मिक डेमोक्रेसी। देखिए तो क्या डेमोक्रेसी हमको वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने दी है? चलो हमने ये बातें पढ़ी लिबर्टी के बारे, जस्टिस के बारे, इक्वालिटी के बारे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे, हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वाले चैप्टर भी पढ़े हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया में भी एनलाइटनमेंट होती है, अवेकनिंग होती है, हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, नेशनल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, बट क्या हमको डेमोक्रेसी, ठीक है, क्या ये हमको अंग्रेजों ने दिया है? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी की बात करें, भले ही अगर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो हमारी महाजनपदास के टाइम से चलते आ रही, लेटर वैदिक पीरियड में हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, अगर हम अपने देश की बात करें, नाउ दे हैव इमर्ज्ड आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है उसमें 4 कोर प्रिंसिपल्स आते हैं। पहली बात भाई ह्यूमन राइट्स की बात आती है, इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स की बात आती है, नो वायलेंस, अहिंसा। दूसरी बात रूल ऑफ लॉ की बात आती है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ फॉर ऑल बिफोर द लॉ, बंदा गरीब हो अमीर हो जो भी हो, कानून के सामने सब बराबर है। तीसरी बात चेक्स एंड बैलेंसेस की आती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम क्रिएट हो सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात आती है टू दी पब्लिक। जब लोग जो हैं एमपीज हो, एमएलएज उनको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, 5 साल के बाद चुनते हैं, अल्टीमेटली उनकी अकाउंटेबिलिटी किनको है? अपनी पार्टी बॉसेस को है, अपने पार्टी प्रेसिडेंट्स को है? नहीं, लोगों को है। ठीक है, नाउ दिस इज द इंटरलॉकिंग नेचर ऑफ ये जो 4 प्रिंसिपल्स अभी हमने डिस्कस करे हैं, जो कि अश्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ठीक है, हमने ये प्रोविजंस मे बी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो करे हो, मे बी किसी और कंट्री की रेवोल्यूशन से बोरो करे हो, लेकिन ये जो आइडियाज हैं, ये आइडियाज तो कितने सालों से हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे देश में, हमारे सिविलाइजेशन में वेल एम्बेडेड है। नाउ डेमोक्रेटिक थॉट्स की बात करें, रूट्स इन द इंडियन हिस्ट्री, तो जैसे आपको मैंने बताया कि अगर हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, तो जो जनपदास महाजनपदास वाला चैप्टर है, हमने ये बात पढ़ी कि भी किसी फॉर्म देयर वाज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बेशक अगर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नहीं थी, बेशक अगर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी नहीं थी, बट देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी दैट इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये बात हमने अर्थशास्त्र में भी पढ़ी है। अब इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, दिस इज फाउंडेड नॉट ऑन द वेस्टर्न एनलाइटनमेंट अब बट ऑन आवर ओन एंशिएंट बिलीव्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें भीष्म की, भीष्म पितामह की, तो भीष्म पितामह टेल्स युधिष्ठिर इन शांति पर्व ऑफ महाभारत, और ये बात चाणक्य ने भी दोहराई थी अर्थशास्त्र में, कि भाई राजा की जो खुशी है वो कहां पे लाई करती है? प्रजा की खुशी में। प्रजा खुश तो राजा खुश। ऐसा नहीं है कि राजा खुश है तो प्रजा खुश होगी, प्रजा को खुश होगा, अगर प्रजा खुश रहेगी तो ही राजा खुश होना, तो ही राजा को खुश होना चाहिए। ठीक है, the thinking is further elaborated in the concept of Ram Rajya, which was articulated by Mahatma Gandhi. The ancient idol of, महात्मा गांधी जी कहते हैं, जो ancient idol of राम राज्य है, this is undoubtedly one of the true democracy, जहां पे चाहे आप जितने मर्जी गरीब हैं, जितने मर्जी अमीर हैं, चाहे आपने कोई क्राइम करा है, चाहे आपने कोई क्राइम नहीं करा है, लेकिन आपको इंसाफ, आपको जस्टिस बहुत स्विफ्टली मिलना चाहिए। ठीक है, नॉट एट अ वेरी इलैबोरेट एंड अ कॉस्टली प्रोसीजर, यानी कि न्याय की बात आती है, इंपार्शियलिटी की बात आती है, इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स, हम ये पहला प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। ठीक है, नाउ रिस्पेक्टिंग लिविंग बीइंग्स, अब यहाँ पे अहिंसा की बात आती है कि भाई एवरीबॉडी टू फ्रीडम टू लिव एंड वर्शिप एज दे वांट। आपका जो भी धर्म हो, आप जो भी खाते हो, आप बीफ खाते हैं, मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, पनीर खाते हैं, जो भी खाते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है, स्टेट को कोई लेना देना नहीं है, वो आपके अपने पर्सनल बिलीव्स हैं। ठीक है, तो ये बात, अब लिबर्टी की बात आती है, तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, ये कितने सारी हम थ्योरीज पढ़ते हैं, चाहे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन लिबर्टी क्या हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन से सीखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारी सिविलाइजेशन की देन है। अहिंसा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चलो अहिंसा का जो एजेंडा है वो चलो बाद में गांधी जी ने ज्यादा उसको फेमस किया बाद में, अगर हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन में भी ईथोस है। अगर हम बुद्धिज्म के जमाने की हम बात करें, तो ये नॉन वायलेंस की बात हम कितने सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, फॉलोइंग अहिंसा गिव्स एवरीवन द लिबर्टी सिंस वी कैन नॉट कोर्स एनीवन, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि आप ये खाइए, आप ये देखिए, या आप ये पहनिए, ठीक है, या आप उस धर्म के लोगों के साथ शादी कराइए, तो ये बातें ठीक नहीं है। ठीक है, तो टेकिंग अवे समवन्स फ्रीडम इज अ वायलेंट एक्ट एंड देयरफॉर दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। ठीक है, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है वो बहुत यूनिक है, बिकॉज इट इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ सिस्टम्स। अंडरस्टैंडिंग करेंगे अगर हम रिलीजन को विद साइंस के साथ, देखिए ऋग्वेदा क्या कहता है? एकदम सत विप्र बहुधा वदांति, यानी कि भाई एक ही सच है, एक ही सत्य है, चाहे उसके जो मर्जी मार्ग हो।
ठीक है। तो चाहे हम उसको सच को ढूंढने के लिए कोई मर्जी रास्ता ढूंढे, कोई एक रास्ता नहीं अगर आपने मोक्ष प्राप्त करना है। अब कितने सारे देखिए हम कितने सारे रिलीजन हैं यहाँ पे, हम अपने आप को सेक्युलर, हम अपने आप को एक सेक्युलर देश भी कहते हैं, ठीक है। हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो रास्ते अनेक जाते हैं, ठीक है। अगर आपने जो इटर्नल ट्रुथ की बात करें, अगर हम चलो थोड़ी फिलोसफिकल बात आ जाती है, आपने आपकी अपनी चॉइसेस है कि आप किस हिसाब से अपने कर्मा को शेप करना चाहते हैं, ठीक है। हाउ डू यू वांट टू अटेन सैल्वेशन, तो रास्ते अनेक हैं। अब ये बात भगवत गीता में भी लिखी गई है। हम देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, भगवत गीता में भी बात लिखी गई है कि हाउ इंडिविजुअल्स दे मस्ट रैशनली एंड साइंटिफिकली इंटेरोगेट, उनके अधिकार क्या है और उनके कर्तव्य क्या है। अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात यहां पे करी गई है, और उसके बाद वो अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करें अपनी कॉन्शियस के साथ, अपनी कॉन्शियस के साथ। देखिए कितनी लिबर्टी की बात यहां पे हम महाभारत से, भगवत गीता से, इन सब रिलीजियस स्क्रिप्चर से हम समझ सकते हैं। Accordingly, we have always celebrated plurality, pluralism, celebrate diversity इसको हम कहते हैं। I always say कि instead of unity in diversity, we should celebrate diversity. नाउ रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ द लॉ, देखिए अर्थशास्त्र में एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि भाई देखिए अगर आप बहुत पावरफुल हैं, आप राजा हैं, महाराजा हैं कहीं के, ठीक है, तो वो पावर का फायदा क्या है अगर आप उस पावर को जस्टिकेबली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप राजा हैं, अगर आप किंग हैं, लेकिन अगर आप इम्पार्शली एक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यानी कि अगर आप सजा देने के लिए अगर आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो या कोई दुश्मन हो, तो जो भी देखिए जो भी कोई है जो गुनहगार है, आपको उसको सजा देनी है, चाहे वो आपका अपना कोई फैमिली का ही रिलेटिव क्यों ना हो, तभी जाके आप न्याय कर पाएंगे, तभी जाके प्रजा खुश हो पाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी पावर का एक्सरसाइज इम्पार्शली करना है। लेकिन हम फिर ये कोड भी पढ़ते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ठीक है। तो कैसे वो जो पावर है वो हमको करप्ट ना करे, कैसे एक राजा अपनी पावर को इम्पार्शली एक्सरसाइज कर सके, ये बात अर्थशास्त्र में लिखी गई है। बिकॉज कानून के आगे कोई अमीर कोई गरीब कोई भी नहीं होता, कानून के आगे सब ही बराबर होते हैं। नाउ द जस्ट एंड विक्टोरियस किंग एडमिनिस्टर्स जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद धर्म, एस्टैब्लिश लॉ, संस्था, कस्टमरी लॉ, न्याय, अनाउंस लॉ, और व्यवहार जिसको हम बिहेवियर कहते हैं, हम एविडेंस कहते हैं, कंडक्ट कहते हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें, देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस की बात आती है, तो आज हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पावर्स की भी हम बात करते हैं, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो करते हैं। अब एंशिएंट इंडियन स्टेट्स की बात करें तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं वहां पे भी था। देखिए किंगडम्स थी, ठीक है, जनपदास, महाजनपदास पीरियड के बाद की अगर हम बात करें, नाउ द रूलर्स रिलाइड ऑन असेंबली ऑफ नोबल्स टू वैलिडेट एंड अप्रूव द डिसीजन, यानी कि ऐसा नहीं होता कि राजा ने जो कह दिया तो वो बस कानून बन गया। उसको वैलिडेट करने के लिए जो राजे के फैसले होते थे, जो भी वो कानून बनाते थे, उसको वैलिडेट करने के लिए उनके मंत्री होते थे, नोबल्स होते थे, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च ये भी बताती है कि मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया हैड रिपब्लिकन स्टेट्स फॉर द एंटायर बुद्धिस्ट पीरियड। और साथ में देखिए अगर हम बात करें ब्राह्मण्स की बात करें, प्रीस्ट की बात करें, उनका भी बहुत एक सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस होता था पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। तो वो भी कहां से चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए काम करते थे, यानी कि राजा ने जो बात कही है उसको चेक करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए नोबल मैन भी आते थे और प्रीस्ट भी आते थे, ठीक है। तो फ्यूडल पावर वाज सर्कमस्क्राइब्ड, वाज चेक्ड नॉट जस्ट थ्रू राजधर्म बट ऑल्सो थ्रू द चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द असेंबलीज एंड द प्रीस्टली पावर ऑफ द ब्राह्मण्स। तो चाणक्य डिवोट्स बुक्स 3 and 4 ऑफ द अर्थशास्त्र टू द जुडिशियल सिस्टम। तो हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है कितना वेल एस्टैब्लिश्ड वहां पे सिविल एंड क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर था। अगर हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात करें, दैट वाज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इन द मॉडर्न टाइम्स एंड इवन इन द अशोकन टाइम्स एज वेल। अंत में बात आती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो हॉलमार्क्स है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के। हमारे संविधान में ये कैसे इन्फोर्स किए जाते हैं? थ्रू लेजिस्लेचर्स, पीरियोडिक इलेक्शंस एंड अ वॉचडॉग मीडिया। आरटीआई का जमाना है, 24/7 मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो आप नहीं बच सकते हैं। आर एंशिएंट विजडम, मुंडका उपनिषद में लिखा भी हुआ है, ये मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ्स, ठीक है। तो दोज हु विल्ड एग्जीक्यूटिव पावर दे हैव टू टेल द ट्रूथ अबाउट देयर एक्शंस, तभी जाके लोग आपको फिर से इलेक्ट करेंगे। तो झूठ बोल के आप नहीं बच सकते हैं आज के जमाने में, तो आप वैसे भी झूठ बोल के नहीं बच सकते हैं। आज के टाइम पे इतनी ट्रांसपेरेंसी है, आरटीआई का जमाना है, ठीक है। खास करके पॉलिटिशियंस की बात करें, हम एमपीज की बात करें, मिनिस्टर्स की बात करें, मीडिया वाले, कैमरामैन, उनके पीछे 24 घंटे भागते रहते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप सच, ये तो देखिए, ये बहुत यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ्स, सच की ही जीत होती है, सत्य में विजयते। तो इस करके बहुत जरूरी है कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है लोगों के टुवर्ड्स, पब्लिक के टुवर्ड्स, वो भी बनी रहे। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग पावर में है वो अपनी पावर को सही तरीके से एक्सरसाइज करें। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, तो इस करके मैंने डिस्कस किया। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। नाउ जाने से पहले एक PYQ 2015 में आया था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज ये ABCD 4 ऑप्शंस है। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। बी, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
सी, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, या डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। और क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम एडिटोरियल, डिस्कस द आइडिया ऑफ डिजास्टर इंश्योरेंस स्कीम्स विच कैन एनेबल वर्कर्स टू ट्रांसफर सम ऑफ द लॉसेस फ्रॉम डेबिलिटेटिंग हीट वेव्स। ये 200 शब्दों में आंसर करिए। या इलेक्टेड लीडर्स truly serve the needs of the people and should not use disinformation to perpetuate their rule. Dharma requires truth, not propaganda. कमेंट कीजिए इसको 200 शब्दों में। चलिए सो दोस्तों, आज के डिस्कशन एनालिसिस में इतना ही। मिलेंगे मंडे को और एनालिसिस के साथ। तो अब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।